वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, न्यूज़ बुलेटिन के बाद दोबारा से आपको एक बार से ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान बिला आखिर कामयाब हुआ है ईरान और अमेरिका को टेबल पर लाने के लिए। आज हमने देखा कि दोनों डेलीगेशन सुबह सवेरे जो है जो डेलीगेशन ईरानी वो रात गए पहुंचा और जो अमेरिकन डेलीगेशन है वो दिन 11 बजे के करीब पाकिस्तान पहुंचा। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से दोनों वफूद ने मुलाकातें की हैं, जिसके बाद ज़राए बता रहे हैं कि दोनों वफूद जो है आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं और डिफरेंट नोयत की जो चीज़ें जो कहने के हल तलब मसाइल थे उसको डिस्कस किया जा रहा है। ऑन द अदर साइड हमने इसाक डार साहब का एक ट्वीट अब से कुछ देर पहले देखा। वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद करता है, तो यही तलकीन वो करते नज़र आते हैं कि अभी सब्र करें, बहुत सारे मामलात हैं जो हल तलब हैं जिस पर भी बातचीत होना बाकी है। ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रंप अब से कुछ देर पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है कि आपने हुर्मुज़ खुलने जा रहा है। ट्रंप इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं, तो इसी से हम भी यही उम्मीद रख सकते हैं कि मुज़ाकरात अब तक जो जारी हैं उनसे कोई बेहतर अच्छी खबर आ सकती है। जो गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनका तारुफ कराता चलो। हम ज्वाइन करें स्टूडेंट एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब, उनके साथ मौजूद हैं खुरम रोखरी साहब। आप दोनों मौजूद मेहमानों को वेलकम करेंगे। खान साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। पाकिस्तान ने पूरी कोशिशें की, बिला आखिर पहले तो सीज़ फायर हुआ, फिर दोनों कंट्रीज़ को पाकिस्तान बुलाकर होस्ट कर रहे हैं और मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा दिया है। कब तक अच्छी खबर की हम उम्मीद कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया कि आपने आज इन्वाइट किया। देखिए, किसी लम्हे भी अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि अगर हम दोनों कंट्रीज़ के डेलीगेशंस को देखें तो दोनों कंट्रीज़ ने बहुत अच्छे बंदों को अपने डेलीगेशन में शामिल किया है। ये वो लोग हैं जिनको डव्स में शामिल किया सोचा जा सकता है, लेकिन ये हॉक्स नहीं है। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई एक शख्स एंटी वॉर था इस जंग के, तो वो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस थे, और जो स्टीव विटकॉफ हैं और जेरेड कुशनर हैं, ये दोनों जो हैं ये प्रो वॉर नहीं समझे जाते। सो जो अमेरिकन हैं उन्होंने बहुत अच्छी अपनी टीम भेजी है। इसी तरह ईरान ने बाकिर कालिबाफ और अब्बास अराक्ची साहब को भेजा है। अब ये दोनों भी क्या कहते हैं, डव्स में शुमार होते हैं या मॉडरेट्स में शुमार होते हैं, और मेरे ख्याल में दोनों कंट्रीज़ इस वक्त चाहती हैं कि कोई मुआहदा हो जाए, ठीक है ना। लेकिन दोनों पार्टीज जो है उनमें से कोई ये नहीं चाहती कि ऐसा लगे कि वो जंग हार गई है और दूसरा जंग जीत गया है। दोनों को एक विन विन सिचुएशन चाहिए। अमेरिका की साइड देखी जाए तो वो समझ रहे हैं या उन्होंने ये जाहिर किया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाती है तो वो उसको गुड इनफ रीज़न समझेंगे कि सीज़ फायर को एक्सटेंड करके यानी कि जंग को ख़त्म कर दें। और मेरे ख्याल में ईरान जो है वो मान जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए, लेकिन वो अपनी लिस्ट में उसको सबसे नीचे रखेगा। पहले वो अपनी दूसरी बातें मनवाएगा, जिसके अंदर लबनान में जंग जो प्रॉक्सीज़ के साथ उसके हो रहा है, हमास और हिजबुल्लाह के साथ, उनके साथ इजराइल की जंग को रोकना है। दूसरा जो वो ये चाहेंगे कि क्या कहते हैं कि उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगी हैं वो रिमूव हो जाएं और जो उनके असेट्स फ्रीज हुए हैं वो उनको मिल जाए। देखिए, ईरान का इस जंग में बहुत नुकसान हुआ है और उस नुकसान को सिर्फ एक मेजर रिकंस्ट्रक्शन ही पूरा कर सकती है, लेकिन उस मेजर रीबिल्डिंग के लिए आपको पैसे चाहिए, और वो पैसे अमेरिका या इजराइल तो उनको नहीं देगा। वो पैसे उनको इसी तरह मिल सकते हैं कि अगर उन पर से सैंक्शंस हट जाएं, वो अपना तेल और गैस आसानी के साथ दुनिया को बेच सकें और जो उनके असेट्स फ्रीज हुए हुए हैं वो हो जाए। सो मेरे ख्याल में दोनों की प्रायोरिटीज पीस है, लेकिन जो लिस्ट जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं सिर्फ वो डिफरेंट है। मेरे ख्याल में और भी जो अमेरिका के 15 पॉइंट थे और ईरान के 10 पॉइंट थे, उनमें से मेरे ख्याल ज़्यादातर चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी बैकडोर चैनल्स के थ्रू एग्रीमेंट हो गया था और चंद ही चीज़ें थीं जो क्या कहते हैं जिनको नेगोशिएट करना था। मैं एक और भी खबर पढ़ रहा था कि जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि शायद एक दिन और मुज़ाकरात चलें। तो इसका मतलब ये है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का विजिट पाकिस्तान का है वो शायद कल पर भी पूरा मामला जा सकता है। हम अगर आज हमें कोई खबर ना मिली तो प्रोबेबली कल होगी, और मेरे ख्याल इसी वजह से हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है
कि हम सब्र सब सब्र क्योंकि करें। ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें इस टाइम इस्लामाबाद पर है। दुनिया बड़ा कीनली जो है सारी चीज़ को ऑब्जर्व कर रही है। रोकड़ी साहब, आपने हुर्मुज़ जब ट्रंप यहाँ पर आए, अटैक किया, उस टाइम ईरान बता रहा था कि हम इसको चौक कर देंगे, बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, तो उस टाइम अमेरिका ने उसको सीरियस ही नहीं लिया और इस टाइम अमेरिका की सबसे जो बड़ी प्रायोरिटी है उसको खुलवाना है। मैं ये नहीं समझता हूँ कि वो सीरियस नहीं लेते। मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत सीरियस लेते हैं चीज़ों को, लेकिन वो अनफोल्ड इस तरीके के साथ करते हैं कि उनकी मर्जी होती है उसमें। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि परसों से उन्होंने ये हुर्मुज़ का बयानिया बनाना शुरू किया। उन्होंने कहा जी कि ईरान कहता है कि हमने इसके अंदर सारी माइंस लगा दी हैं, तो ये बड़ा डेंजरस है चलने के लिए। अब एक तासुर जब मैं भी सुनूंगा, आप सुनेंगे तो आपको लगेगा। फिर उन्होंने कहा कि ईरान कहता है क्योंकि हमने माइंस लगाई हैं, हमें नहीं मालूम कि हमने कहाँ कहाँ लगाई हैं, बिकॉज ऑफ ये जो जंग हुई है हमारे से वो आउट ऑफ कंट्रोल है। अब अभी आधा घंटा पहले उसने प्रोसेस हुर्मुज़ का स्टार्ट कर दिया और उसने एक रिपोर्ट ये है जो कि कंफर्म है तकरीबन कि उनके जहाज हुर्मुज़ के अंदर मूव कर गए हैं। और उसने जापान को, चाइना को और इवन ये जर्मनी और उनको कहा कि तुम लोग ये नहीं कर रहे थे तो मैं ये प्रोसेस शुरू कर रहा हूँ। और उसने प्रोसेस हुर्मुज़ का जो शुरू आप जो प्रोसेस की आप बात कर रहे हैं, क्या ईरान इस पे ऑन बोर्ड है? क्योंकि पाकिस्तान इनकलाब ने तो वार्न किया था कि इधर कुछ आया तो उसको उड़ा देंगे, और ऐसा किया भी। बहुत से मिसाइल्स उन्होंने फायर भी किए इब्राहिम लिंकन और जितनी वो वॉर मशीन यहाँ पर लेकर मेरा आए थे। ख्याल है कि कोई भी ऑन बोर्ड नहीं होगा। अच्छा, ये चीज़ वो होगी कि इसमें बस ये जब हो रहा है, अब उसको रोकें कैसे? क्योंकि वो ऐसी गुजरगाह है कि उस पर ये कोई नहीं कह सकता कि ये मेरे मुल्क का कब्जा है। उसने अपना वो प्ली पूरी बना ली कि जी, उन्होंने कहा जी माइंस लगी हुई हैं, फिर वो कह रहे हैं कि माइंस हम हटा नहीं सकते, हमें मालूम नहीं है। उसने कहा मैं आ गया हूँ जी, मैं हूँ ना। तो ट्रंप कहता मैं हूँ। असल दो इश्यूज से मोस्ट इंपॉर्टेंट हुर्मुज़ वाला, आई थिंक कि सुबह तक वो इशू नहीं रहेगा, अगले 12 घंटों में क्लियर हो जाएगा कि जब वो हुर्मुज़ के अंदर वो आ जाएगा। इशू था उनका न्यूक्लियर जो साइट्स थी, मेन इशू होता। अब उसके ऊपर जो उनकी ट्रीटीज हैं, वो उन ट्रीटीज पे वापस कैसे लेके आता है उनको। 1967 की ट्रीटी है, 70 की दोबारा ट्रीटी है, फिर उसके बाद 2014 की है जिसको ट्रंप ने खुद बैकआउट कर गया उससे। लेकिन अब उसको ये कैसे हल करता है, नंबर 1। और दूसरी जो इन्होंने बात की, सबसे जो इंटरेस्टिंग और अच्छी बात है कि अमेरिका इनसे सैंक्शंस उठाना चाहता है, ईरान से। अच्छा, अमेरिका ये चाहता है कि ईरान मेन स्ट्रीम लाइन में आए और ये चीज़ें वो छोड़ दो और ये काम ना करो, और उसके बाद एक मॉडरेट किस्म का ईरान सामने आए और लोगों के ऊपर से वो सैंक्शंस हटाना चाहते हैं, और वो हटाएगा। हमारे लिए, इस खित्ता के लिए इतनी ये अच्छी चीज़ है और ईरान के लिए भी इतनी अच्छी चीज़ है। उनका भी राइट है कि तेल उनके पास, बिल्कुल, लोहा उनके पास, पूरी दुनिया के खजाने उनके पास, इकोनॉमी उनकी टच कर रही है पता नहीं किस जगह पे, तो उनका भी बयान नहीं किया जा सकता कहाँ पे करेंसी खड़ी है। आई थिंक कि ये एक तो मुज़ाकरात कामयाब होंगे, दूसरा इस मुज़ाकरात को डीरेल करने के लिए जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं वो कम होंगे, मॉडरेट एलिमेंट्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। हुर्मुज़ बहुत सानवी इशू रह जाएगा, न्यूक्लियर रहेगा, और फिर इनसे वो उठाएगा, और कुछ ये मेरे ख्याल में कुछ दिनों में ये चीज़ सेटल हो जाएगी। लेकिन ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाएंगे, दिस इज़ व्हाट आई थिंक। ठीक है खान साहब, अमेरिका क्यों चाहेगा कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस जो हैं वो उठाई जाएँ? बड़ा कंट्रोल रखा उसने ईरान को, उनकी इकॉनमी बड़ा सफ़र किया है, लोग बड़े परेशान हैं वहाँ पर। बल्कि आपने देखा कि चंद माह पहले तक मुजाहरे हो रहे थे, अमेरिका उसको बैक कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। तो अमेरिकन खुद से क्यों जो पाबंदियाँ माजी में लगाई हैं उसको लिफ्ट करेंगे? देखिए, जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया था तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जंग 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगी। ये तो आई थिंक इजराइल ने उनको ख्वाब दिखाए थे ना, ये हिट एंड रन होगा। और अगर आप पिछले 20-25 साल में जो अमेरिका ने जंगें लड़ी हैं तो वो शॉक एंड ऑ प्रिंसिपल के ऊपर लड़ी कि जी आप एक बहुत बड़ी फौज एयरफोर्स लेके जाएं, आप बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग करें, डिस्ट्रक्ट कर दें नीचे ग्राउंड डिफेंसेस को, और फिर आपकी फ़ौज आए और मिनिमल एट्रिशन के साथ उस जगह के ऊपर कब्जा कर ले। लेकिन ईरान में ये जो स्टेप नंबर 2 है ना, ये नहीं हो सका। उन्होंने बहुत बॉम्बिंग की, ईरान को तबाह कर दिया एक तरीके से, उनके सारे मिलिट्री टारगेट, सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स को हिट किया। लेकिन उसके बाद भी उनको इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस जगह बूट्स ऑन ग्राउंड करें। तो जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये कि जब उन्होंने आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल किया तो उससे ये हुआ कि जो ईरान के अंदर जितनी डिविजन्स थी ना वो ख़त्म हो गई, और जो रेडिकल्स थे जो कि क्या कहते हैं आयतुल्लाह खामनाई को उन्होंने एक शहीद बनाया
और उन्होंने उनके नाम के ऊपर रैली करना शुरू किया और पूरा ईरान यूनाइट हो गया। ठीक है ना। तो जो आप जिक्र कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं कि उससे 2 महीने पहले ईरान के अंदर एहतजाज हो रहा था, जो बेसिकली दुकानदारों ने या जो बिजनेसमैन थे उन्होंने किया था। लेकिन वो इसलिए किया था कि उनकी इकोनॉमी बड़ी बुरी तरह शैटर हो रही थी और उनका जो पैसा था वो बहुत बुरी तरह डिवैल्यू हो रहा था। सो वो एहतजाज बिल्कुल जायज़ था। अमेरिका और इजराइल ने उसको कैश करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए। आज हम 42nd डे पर हैं। देखिए इस वक्त इतनी लंबी जंग जो है ना वो अमेरिका और इजराइल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और अब रिजल्ट ये हो गया कि जो उसके हलीफ हैं इजराइल और गल्फ कंट्रीज वो बहुत सिवियरली डैमेज होना शुरू हो गई। पहले मिलिट्री टारगेट्स थे इन गल्फ कंट्रीज पे, और इजराइल में मिलिट्री टारगेट्स पहले 2 हफ्तों में ख़त्म हो गए थे। लेकिन अब जब सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स हिट होना शुरू हुए, जिसके अंदर ऑयल रिफाइनरीज, डीसैलिनेशन प्लांट्स और एयरपोर्ट्स और दूसरी चीज़ें थी, तो ये जो सारा गल्फ था ये तो बना ही इस बबल के ऊपर था कि ये दुनिया का सबसे महफूज तरीन इलाका है। और इसीलिए दुनिया भर के जो बड़ी कंपनीज थी उन्होंने आके दुबई में और दूसरी जगह सऊदी अरेबिया में अब जो नियोम बन रहा था उधर आके उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी थी। लेकिन जब ये अब जंग इतने दिन खिंच गई है तो अब गल्फ कंट्रीज जो हैं वहाँ से सारे फॉरेनर्स निकल गए हैं, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़ीरो हो गई है और पूरी दुनिया जो है वो एक रिसेशन में चली गई है। आप देखिए कि ना सिर्फ वेस्ट में बल्कि फार ईस्टर्न कंट्रीज लाइक जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया, यहाँ लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल पंप्स के ऊपर, और एक पूरी दुनिया में एक रिसेशन से आ गए। सो अब अमेरिका के इंटरेस्ट में है कि ये जंग किसी तरीके से ख़त्म हो, और रोकड़ी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिका ये जंग ख़त्म करना चाहता है बट ऑन अ नोट ऑफ विक्ट्री। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मॉडरेशन की मेराज ये होगी कि हम एक इस तरह का मुआहदा करा दें कि दोनों पार्टी ये सोचें कि जी के हमने अपने अपने मकासद हासिल कर लिए जो कि पॉसिबल है। होर्मुज को खोल दें, सैंक्शंस हटा दें, दोनों पार्टीज खुश, और अगर ये हो जाता है तो इस्लामाबाद अकॉर्ड विल बी अ गुड। आपसे कुछ देर पहले ट्रंप ने जो है उन्होंने जो कह लें कि सोशल मीडिया पे एक पैगाम भी जारी किया जिसमें कह रहे हैं कि यूएस फोर्सेस जो हैं आपने हुर्मुज से जो वहाँ पे माइनिंग है, जो माइंस हैं, उनको हटाने का उन्होंने काम जो है क्लियरेंस जो है शुरू कर दिया। हमारे थे उनकी शिप्स मूव कर गई। ठीक है, कल भी डायलॉग जो हैं वो जारी रहेंगे, ये भी इस हवाले से भी कहा जा रहा है। चलें ये बताएं कि अब ये वॉर ख़त्म हो जाती है, आप फ्यूचर का जो मिडल ईस्ट है उसको कैसे देख रहे हैं और वहाँ पे ईरान का रोल क्या हो सकता है? देखिए वॉर ख़त्म होने का जो बन रहा है ना, जो सीन है सारा वो ये है कि ईरान से IRGC और जो उनका ऐसे फंडामेंटलिस्ट जो एलिमेंट्स थे उनको मुझे नज़र आता है कि वो नहीं होंगे, और ईरान एक मॉडरेट ईरान के तौर पर सामने आएगा। ईरान से जिस वक्त सैंक्शंस निकलती हैं, हमारा बॉर्डर 900 किलोमीटर का है। ईरान से सैंक्शंस हटने का मकसद ये है कि ईरान ऑयल सप्लाई लाइन के अंदर बड़े एक ज़बरदस्त तरीके से उसका काम शुरू हो जाएगा और उसकी अपनी इकोनॉमी जो है बहुत जल्दी खड़ी हो जाएगी। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सुलेमान ने उसने अपनी जो कमांड है उनकी एज ए क्राउन प्रिंस और सऊदिया को, उसमें इस अरब वर्ल्ड में मोहम्मद बिन सुलेमान पॉलिटिकली लीड ले गए हैं, और तमाम चाहे कतर है चाहे दीगर ममालिक हैं, अगर वो थोड़े थोड़े दूर भी थे तो वो सारे इस वक्त सऊदिया के झंडे तले आ गए। हम अगर पाकिस्तान को देखें तो आपकी 4 दिन पहले की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर का जो एलामिया है वो इतना वाज़े और इतना एलानिया है कि आप सऊदिया के साथ आपने अपना ऐलान ओपनली आप उनकी हिमायत में आगे। और आज सऊदीज जो हैं लगातार बता रहे हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेज जहाज ये डिप्लॉय हो गए सऊदिया में। तो ये सारी चीज़ें आप देखें तो इससे आने वाले दिनों में अमन नज़र आ रहा है। अब प्रॉक्सीज को भी ईरान ने कहा है कि मैं कंट्रोल करूंगा। प्रॉक्सीज ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है अगर हब कंट्रोल हो जाए। तो ये जंग जो है आफ्टर ये सैंक्शंस के उठने के बाद, हाँ UAE के लिए ट्रबल नजर आती है, क्योंकि UAE में गोरा जो आया हुआ था उसकी वजह से रौनक थी, और गोरा वापस जब जाता है और वो वापस नहीं आता, ये हम पाकिस्तानी ना जाएंगे को गड़बड़ भी हो गई फिर चले जाएंगे, गोरा एक दफा जगह छोड़ जाए तो वो वापस नहीं आएगा। UAE कैसे अपने आप को निकालता है इस चीज से, ये क्वेश्चन है।
लेकिन बाकी रीजन आई थिंक कि इस जंग के बाद बहुत अमन की तरफ चला जाएगा, तो हालात बेहतर हो जाए। बेहतर हो जाएगा। खान साहब, आप क्या फोर्सी कर रहे हैं कि जंग ख़त्म होती है, मिडल ईस्ट नया मिडल ईस्ट बनेगा, ईरान जो कहने के माजी में अरब ममालिक को भी उसे तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं कि अपनी प्रॉक्सिस के ज़रिए वो इलाके को कंट्रोल करता रहा है, क्या वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? देखिए, मैं वो ऐड करूंगा जो रोकड़ी साहब ने कहा है। देखिए, पिछले 30-40 साल से अरब ममालिक के अंदर और ख़ासतौर पे गल्फ़ के अंदर अमेरिका और इजराइल ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स बेचे ईरान को एक हवा बना के, ठीक है ना। दूसरा, उन्होंने 2 मिथ्स क्रिएट किए उधर। एक मिथ थी कि जी कि अगर आप अमेरिकन कैंप का हिस्सा बनते हैं या वेस्टर्न अलायंस का हिस्सा बनते हैं तो आपको हम एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और ईरान आपको कभी अटैक नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। और क्योंकि अरब कंट्रीज़ जो है वो बहुत स्मॉल कंट्रीज़ हैं, उनकी फोर्सेस बहुत स्मॉल हैं, सो उन्होंने ईरान के अंदर अपना अमेरिका के कवर को एक अपने लिए गारंटी समझा। दूसरा जो एक मिथ बनाई इजराइल ने अपने बारे में, वो ये कि हम इनविंसिबल हैं इस इलाके में। 1973 की जंग के बाद उन्होंने ये अरबों को कन्विंस किया कि जी कि हम तुमसे बहुत आला हैं और हम जो हैं हमारी फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं और हम जब चाहेंगे हम किसी भी मुस्लिम मुल्क को पकड़ के उसके ऊपर यानी कि हम चढ़ाई कर सकते हैं और हम वहाँ हुकूमतें भी तब्दील कर सकते हैं। और वो ये करते आए हैं। ख़ासतौर पे आप लेबनान को देखें, सीरिया को देखें और दूसरी कंट्रीज़ को देखें। ये दोनों मिथ्स टूट गई हैं क्योंकि अब गल्फ कंट्रीज़ को ये अंदाज़ा हो गया है कि अमेरिका उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता ईरान के खिलाफ। सिमिलरली लोगों को ये भी अंदाज़ा हो गया है गल्फ कंट्रीज़ के अंदर कि इजराइल जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है, उसके ऊपर भी बम गिर सकते हैं, उसकी भी बिल्डिंग्स गिर सकती हैं, उसके लोग भी मर सकते हैं जिस तरह गाज़ा और लेबनान में मर रहे हैं, ठीक है ना। सो जब ये दोनों मिथ्स टूट जाती हैं तो मैं आपसे इस फुली एग्री करता हूँ कि जब भी पीस आएगा इस इलाके में एक नया मिडिल ईस्ट जन्म लेगा। रोकड़ी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि सऊदी अरेबिया विल प्रोबेबली लीड द मुस्लिम वर्ल्ड एंड द अरब्स इन दैट रीजन। लेकिन अब जो है उनको ये भी एहसास हो गया है कि हमें अगर वेस्ट के साथ ताल्लुकात सही रखने हैं लेकिन हमें ईरान के साथ भी अपने ताल्लुकात को सही रखना होगा। सो ये जो हमारे मुसलमानों, हम इसको मैं तो एक सिल्वर लाइनिंग के तौर पे देख रहा हूँ कि जो ये अगर ईरान और सऊदी अरेबिया एक पेज पर आ जाते हैं किसी भी बैनर ओआईसी के नीचे या किसी और डील के नीचे या आ जो जाते एक हैं, मुस्लिम नेटो बनाने की बात हो रही है, तो एग्जैक्टली तो दैट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। अगर वो सिर्फ अपने डिफरेंसेस को खत्म कर देते हैं और डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपस में कायम कर लेते हैं तो जो मुसलमानों के अंदर मैं कहूंगा वेस्ट ने सबसे बड़ी डिवाइड क्रिएट की थी जो कि फिरका वारियत की डिवाइड थी, वो डिवाइड खत्म हो जाएगी। जब वो डिवाइड खत्म हो जाएगी तो फिर मुसलमानों को एक पैसिव नेटो बनानी चाहिए, जो कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हमेशा से इसको प्रमोट करता आया है। पैसिव नेटो का मतलब यह है कि हम एक एग्रेसिव नेटो नहीं बनाना चाहते जो दूसरे मुल्कों को अटैक करे। हम सिर्फ ऐसी नेटो बनाना चाहते हैं या ऐसी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं जो मुसलमान कंट्रीज पे दूसरी कंट्रीज को अटैक करने से डिटर करे, एंड इन पर्टिकुलर इजराइल, ठीक है ना। अगर वो नेटो बन जाती है या वो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है तो वो मेरा ख्याल प्रोबेबली ये जो इस जंग में मुसलमानों ने जितनी तकालीफ देखी हैं, पैलेस्टीनियंस ने पिछले 2 साल में जितनी तकालीफ देखी हैं, दैट वुड बी द बेस्ट आउटकम ऑफ ऑल दोज थिंग्स। क्योंकि जब तक मुसलमान अपनी टांगों पे खुद खड़े नहीं होंगे, अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर खुद यकीन नहीं करेंगे, कोई दूसरा मुल्क, खासतौर पे वेस्टर्न मुल्क आके आपको डिफेंड नहीं कोई कर आपकी सकता। सिक्योरिटी की ज़मानत आपको नहीं दे सकता। रोकड़ी साहब, क्या लगता है कि जो क्वाड कंट्रीज़, इस्लामाबाद में मीटिंग भी हुई और कहा गया कि जीसीसी ममालिक और दीगर जो पाकिस्तान है, साथ में तुर्की है, उसमें मिस्र को भी शामिल किया जा सकता है, इंडोनेशिया को भी शामिल किया जा सकता है, इस तरह का कोई अलायंस बनता नज़र आ रहा है आपको फ्यूचर में? मेरा ख्याल है इतने जल्दी नहीं बनेगा। बन सकता है, जल्दी नहीं बनेगा। सबसे अहम है कि तुर्की और सऊदीया कि वो कैसे एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। अभी कतर और सऊदीया का इतना नहीं थी कुर्बत, लेकिन आपको नजर आ रही है, अभी चीजें नजर आना शुरू हो गई।
बल्कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर ये भी है कि दोनों ममालिक ने मिलकर आपको बहुत बड़ा पैकेज भी अनाउंस कर रहे हैं। तो फोर्सेस का वो शायद वो तो चीज़ें बने ना बने, पाकिस्तान के लिए चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। अच्छा, और हम ऐसा मुल्क हैं, 25 करोड़ की आबादी है हमारी। हम अपने आप जब डिफेंस पैक कर रहे हैं सऊदीया के साथ, तो सऊदीया की मुशावरत जो उसकी इजाज़त के साथ ही को आप आगे जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। हाँ, सऊदीया को लीड ले, वो टर्की के साथ बैठे, ईरान और सऊदीया के डिफरेंसेस रहेंगे, लेकिन अगर एक दूसरे के साथ इस हद तक ना हो जैसे हम देख रहे हैं, तो फिर भी अमन रहेगा। तो आई डोंट थिंक सो कितनी जल्दी ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है पॉलिटिकली अगर हम देखें, लेकिन पाकिस्तान अपने लिहाज से बेहतर डायरेक्शन में जा रहा है। और आने वाले दिनों में अभी एक और अनाउंसमेंट भी आने वाली है कि वो अरामको का मेजर जो प्रोजेक्ट है वो लेके आ रहे हैं आपके गवादर पे। अब गवादर के ऊपर स्टोरेज के लिए भी बहुत बड़ा एक आ रही है, हुर्मुज़ के बाद गवादर को एज ए स्टोरेज प्लेस बड़ा कंसिडर किया जा रहा है। यूएई की पोर्ट के बाद हमारी पोर्ट भी तो कोई कम पोर्ट नहीं है, बिलाशुबा तो चीज़ें हमारे लिए ठीक होती जा रही हैं। अब हमारे लिए यही है कि ये ज़्यादा जहाज़ बनाएं, ज़्यादा हमारे बिकेंगे, हमारा जो चांसेस नज़र आ रहे हैं, हमारा आर्म्स एंड एमुनिशन की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी जो नज़र आ रही है। और मतलब के रीजन में नेक्स्ट जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर पाकिस्तान हो सकता है, लगता ही है यानी पाकिस्तान नॉट प्रोवाइडर। और इसकी एक और वजह भी आदिल, हमने जितनी संजीदगी और जितने अच्छे तरीके से मामला डील किया है ना, तो आपके खिलाफ जो एक पूरा नैरेटिव क्रिएट करता था इंडिया के आप टेररिस्ट को फंडिंग करते हैं, आप टेररिस्ट हैं, अभी भी आज के दिन भी वो कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, ये कैसे होंगे। तो पूरा हम दोस्त जो बैठे हुए हैं यूरोप में, तमाम दोस्त बताते हैं कि यार हमारा मीडिया तो इस वक्त सिर्फ एक चीज़ बोल रहा है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अल्लाह ताला करे ये मुज़ाकरात कामयाबी से ख़त्म हो, इसका असर पाकिस्तान पर मुस्बित बहुत रहेगा, इंडिया के लिए मसाइल बनेंगे। आप एक रोशन मुल्क के तौर पे दुनिया के आगे आए हैं, अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरी करे कि हम इसके समरात अब लोगों तक भी पहुंचा सकें। इंटरनेशनल तो हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो कोई अपने घर का मतलब बेहतरीन सफारतकारी हमने कर ली, पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है वो बदल गई है, एक आम आदमी तक भी उसके समरात जो है पहुंचने चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह आपने स्पॉयलर्स की बात की, तो एक तरफ जो इजराइल है उसने तो अटैक कर दिया लेबनान पे, किस तरह वहाँ डैमेजेस किए, किस तरह नुकसान किया, एग्रेशन किया। ऑन द अदर साइड अगर इंडिया में देख लें, वहाँ पे सुना है कि उनके जो मजहबी लोग हैं वो वहाँ पे जो कोई दम दरूद या क्या उनके जो होते हैं मंत्र शंत्र पढ़ रहे हैं कि जेडी वैंस पाकिस्तान ना आए, पूरी कोशिश वो करते रहे हैं। लेकिन चलें, डेलीगेशन दोनों अल्हम्दुलिल्लाह पाक आए हैं और इस टाइम जो पीस जो प्रोसीजर है अब वो पाकिस्तान में जारी है, डायलॉग जो है अब वो हो रहा है। इस पर मज़ीद बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। फैज़ रहमान साहब हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। फैज़ साहब आपको भी वेलकम करते हैं ट्रांसमिशन में। ये बता दें कि बिलाखिर जो है पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान और अमेरिका जो है मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ चुके हैं। क्या मुमकिन तौर पर आपको इसके नताइज निकलते नज़र आ रहे हैं और अमेरिका में लोग इसको किस तरह देख रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया आदिल, गुड टू बी ऑन योर शो। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जो अभी जो ख़बर आई है, ना सिर्फ है कि मुज़ाकरात अच्छे हुए बल्कि दोनों पार्टीज़ ने खाना भी, डिनर भी एक साथ किया है। तो इस वक्त जो पूरी एक फ़ज़ा है वो एक मस्बत अंदाज से आगे बढ़ रही है। अमेरिका में देखिए इस वक्त शदीद ख्वाहिश है सदर ट्रंप से लेके एक आम आदमी तक कि इस जंग से वो निजात हासिल करें। एक ऐसी जंग जो उन्होंने बिला वजह एक छेड़ दी इज़राइल के, खुसूसन नेतन्याहू के कहने पर, एक ऐसा शख्स जो 40 साल से इस दीवानगी के साथ लगा हुआ था कि ईरान पर हमला किया जाए, आज उसी की वजह से न सिर्फ ये कि अमेरिका और मिडल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया एक माशी तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है। तो ये इस वक्त एक बिल्कुल एक सोचा समझा यहाँ पर एक ख़्याल है कि ये हमारी जंग नहीं है। जो अभी कुछ दिनों से जो सर्वेज़ आ रहे हैं, पब्लिक पोल्स, तो उसके मुताबिक मोर देन 70% अमेरिकन्स वो इस जंग
से छुटकारा चाहते हैं और इस जंग के हक़ में नहीं हैं, और वे समझते हैं कि ये जंग हमारी नहीं है। और बल्कि अगर आप थोड़ा सा और सिर्फ यूथ की तरफ चले जाएं तो वो 75% और उससे भी ज़्यादा यहाँ की जो यूथ है, जो जी जनरेशन है और अल्फ़ा जनरेशन है, वो इस जंग के सख्त खिलाफ़ है। तो बहरहाल अब इस वक्त चूँकि यहाँ पर एक कुछ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी ऐसा बन गया है कि ख़ुद सदर साहब की अपनी रिपब्लिकन पार्टी में उनकी बहुत मुखालिफत हो रही है। उनकी जो मागा मूवमेंट जो उन्होंने शुरू की थी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वहाँ के बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े बुर्ज उनके ख़िलाफ़ बाकायदा व्लॉग्स कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, जल्द से जुलूसों में इनका नाम लिया जा रहा है। तो उस असल जो गारंटी है इन मुज़ाकरात के एक मुस्बत नतीजे की, नंबर 1 वो, और इसकी कुछ पायदारी का, कि वाकई ये कोई सीज़ फायर अगर होगा तो आइंदा वो पायदार होगा, कम से कम एक काफ़ी अर्से तक चलेगा, वो है यहाँ की अमरीकी अवाम का ख़याल, उनका अपना जो यहाँ का जो पब्लिक ओपिनियन है और यहाँ की जो माशी हालत है। एक छोटी सी बात आपको बता दूँ, उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि तकरीबन पिछले 1 महीने में, जब से ये 40 दिन हो गए जब से ये जंग स्टार्ट हुई है, तो आज जो है इन्फ्लेशन यहाँ, यानी महंगाई 3 गुना बढ़ गई है अमेरिका में, 3 गुना, 3 टाइम्स। मैं 10% 20% की बात नहीं कर रहा यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ा एक इकनॉमिक सेटबैक है अमेरिकन्स के लिए, जो कि आपको मालूम है अक्सर अमेरिकन्स यहाँ पर पेचेक टू पेचेक रहते हैं, यानी वो अपने चेक का इंतज़ार करते हैं, अपनी तनख्वाह का, और फिर वो अगली तनख्वाह 2 हफ्ते बाद मिलती है, फिर उसका इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। तो एक ऐसी इकानमी के लिए, एक ऐसी कौम के लिए ये बहुत बड़ा सानिया है कि अब जो गैस है, जो कि अब से $2.5 पर गैलन मिल रही थी, आज वो $5 गैलन बन चुकी है। ये बीफ, चिकन और मटन, उसकी कीमतें बेइंतहा बढ़ गई हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे वो फैक्टर्स हैं जिसके वजह से मैं समझता हूँ कि अब सदर ट्रंप को वो इन मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटते, लेकिन एट द सेम टाइम वो ज़ाहिर है ये भी नहीं चाहते कि बिल्कुल अपनी पोजीशन सरेंडर कर दें। ईरान को भी थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा और एक कोई ऐसी एक मिडिल ग्राउंड, दोनों पार्टीज़ को मिडिल ग्राउंड ही पर कोई चीज़ पायदार हो सकती है। क्योंकि अगर आप मिडिल ग्राउंड नहीं देखेंगे तो अगर सिर्फ अगर इनके 10 पॉइंट है और उनके 15 पॉइंट हैं, तो वो अगर ईरान के 10 पॉइंट सिर्फ उसी सूरत में पूरे के पूरे तस्लीम किए जाएंगे, जबकि अमेरिका कहे कि हाँ हम टोटल हमने सरेंडर कर दिया है। और यही हाल ईरान का है कि वो अगर इनके 15 पॉइंट्स मानेगा तो इसका मतलब है कि उसने सरेंडर कर दिया है। जाहिर है कि दोनों पार्टी सरेंडर करने की पोजीशन में है, दोनों सरेंडर करने की पोजीशन में, दोनों को विक्ट्री जो है दोनों को चाहिए। भी आपने बड़ा अच्छे से बताया कि जिस तरह 2 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप इन्हीं दिनों में अपनी कैंपेन में मसरूफ थे और ये सारी बातें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इकॉनमी को बात कर रहे थे, जंगों के खात्मे की बात कर रहे थे, लेकिन जब पावर में आए तो वही सारी चीज़ें की जिन पर उन्होंने कहने के अपनी कैंपेन चलाकर उन्होंने वोट लिए थे। खान साहब, ये अपने पूरी देखिए अमेरिका से पूरी एक पिक्चर बताई कि विद इन अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कितना प्रेशर था, बल्कि बताया जाता है कि इकॉनमी को लेकर तो वो बाइडन और जिमी कार्टर से भी नीचे रेट हो रहे हैं, वो अनपॉपुलर हो गए हैं, पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई। ऑन द अदर साइड नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन में जाना है अमेरिका ने, तो ये विद इन अमेरिका जो प्रेशर था उसने भी असर किया कि डोनाल्ड ट्रंप को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ा। बिल्कुल, आई थिंक फैज़ रहमान साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिकन जो हैं वो उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि बहुत कम कंट्रीज़ उनको थ्रेटन कर सकती है मिलिटरीली, ठीक है ना। लेकिन जो उनकी पॉलिटिक्स है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है उनके अपनी इलेक्टोरेट के साथ, कि जी के वहाँ के लोग अब प्रेसिडेंट को कैसा समझते हैं। सो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर ये प्रेशर तो ज़रूर है कि जी के जब मेरे ख्याल 2-3 संडेज पहले जब नो किंग रैलीज निकली थी तो तकरीबन 3200 मकामात पे अमेरिका में जी, और तकरीबन कहते हैं कि 80 मिलियन के करीब जो हैं 8 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो बाहर निकले थे, ठीक है। लेकिन आप एक और चीज़ भी देखें जो मैं ऐड करना चाहूँगा, वो है वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस। 2 साल के बाद वो इलेक्शन लड़ रहे होंगे अपना प्रेसिडेंटशिप के लिए, ठीक है ना, और वो ये चाहेंगे कि ये क्या कहते हैं मुज़ाकरात कामयाब हों, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को तो उसका फ़ायदा होगा। लेकिन जब ये इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे तो वो ये ज़रूर ट्रॉफ़ी अपने साथ लेके जाना चाहेंगे कि ईरान के साथ जब सीज़ फायर हुआ था और एक इस्लामाबाद अकॉर्ड हुआ था तो मैंने अमेरिकन टीम को लीड किया था। सो येस, आई एग्री विद फैज़ रहमान साहब कि
जो अमेरिकन पब्लिक का प्रेशर है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर बहुत ज़्यादा था और इसी वजह से वो। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, अगर हम मिलिटरीली भी जंग को देखें तो अब जंग जो है ना वो लॉजिकल से इलॉजिकल स्टेट में चली गई थी। मिलिट्री टारगेट्स खत्म हो गए थे, सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स हिट होना शुरू हो गए थे। सो आप किस हद तक सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स को हिट करेंगे, अमेरिकन कितना हिट करेंगे और ईरानी कितना हिट करेंगे। और जो अमेरिका के हलीफ हैं जो इस इलाके में हैं, जो कि अरब कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो रही थी इस जंग के प्रोलॉन्ग होने से, ठीक है ना। और जो उनके हलीफ थे जो इस जंग के रीजन में नहीं थे लेकिन बाहर थे, जैसे यूरोप या फार ईस्ट, वहाँ रिसेशन की वजह से उनकी इकोनॉमीज बड़ी बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई थी। सो मेरे ख्याल में कि ये सारे प्रेशर्स मिलके प्रेसिडेंट ट्रंप को वे डाउन कर रहे थे और उन्होंने बिल्कुल सही एक अच्छी टीम भेजी जो इस वो जो टीम की कंपोजिशन है उसको ही देखकर बाजार ये लगता है कि ट्रंप भी चाह रहे थे कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो जाएं, और साथ में जेडी वैंस का तो एक अपना स्टांस का इस पूरी सूरत हाल पर कि वो चाहते थे कि जंग जो है प्रोलॉन्ग हो, बल्कि शुरू ही उसको नहीं करना चाहते थे। रोकड़ी साहब, जेडी वैंस वो एक ऐसी शख्सियत है इस पूरी जंग के दौरान जिन्होंने इसकी सब मुखालफत की। ऑल दो प्रेसिडेंट कह रहे थे तो उनकी टीम का हिस्सा थे, वो चल रहे थे, लेकिन फिर भी उसको सब वो अपोज करते हुए नजर आ रहे थे। एक ऐसा चेहरा था जो इसके मतलब इसकी मुखालफत में खड़ा हुआ था। आगे चलकर वो रिपब्लिकन पार्टी जो पार्टी है उसके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हो सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ से कामयाब लौटना कितना अहम होगा? मेरे ख्याल में कामयाब ही लौटेगा जेडी वैंस। अच्छा। आई थिंक सो। ईरानियंस भी चाहते थे कि जेडी वैंस ही आए, ईरानियंस का भी दिल यही जी, ख्वाहिश का इज़हार किया उन्होंने। अब और ये एक हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि ये चीज़ हो पाकिस्तान में रही है। जब आप देखते हैं ना प्रेसिडेंट ट्रंप की पर्सनैलिटी को, तो जैसे जो फैज़ल रहमान बता रहे थे ना कि ठीक है लोगों का प्रेशर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सदर ट्रंप वो डिसीजंस भी ले रहा है जो इतने पॉपुलर नहीं है, और मिजाज जो डेमोक्रेट से हट के यानी लेफ्टिस्ट से हट के जो राइटिस्ट का मिजाज है वो भी उभरने आ रहा है। फिर अमेरिका इज बैक का नारा जो है वो भी ट्रंप लेके आए, और ट्रंप ने खैर इस थोड़े से अरसे में जो बाइडन के टाइम से फ़र्क डालते हुए ये साबित कर दिया कि अमेरिका ही दुनिया के अंदर थानेदारी इसी की है। हाँ। अब पसंद जिसपे चाहा जितना चाहा टैरिफ लगा दिया, पसंद आए ना आए, लोग रिएक्ट करें, लेफ्ट वाले रिएक्ट करें, लेकिन उसने अपने आप को दोबारा वो जो अमेरिका इज बैक का नारा है उसके साथ उसने अपने आप को मनवा लिया। मेरा ख्याल ये है कि ट्रंप इज लुकिंग टूवर्ड्स वन थिंग कि इस छोटी जंग के बाद है तो बिजनेसमैन, और सदर ट्रंप ज़हीन आदमी है, बहुत ज़हीन आदमी है, मैं तो उसका समझता हूं। आप ज़हीन कह रहे हैं, वैसे लोग कहते हैं कि 40 साल में पहले प्रेसिडेंट आए कि जिनको नेतन्याहू ने मैनिपुलेट करके जो करवाना चाहा करवा लिया। मैं ये समझता हूं कि सदर ट्रंप शायद बहुत अरसे बाद एक ऐसा प्रेसिडेंट है जिसके आगे नेतन्याहू टांग पे टांग रख के नहीं बैठ सकता, और वो इसराइल नेतन्याहू को भी खींच देता है। नहीं तो वरना लेफ्टिस्ट के लिए तो नेतन्याहू वाज लाइक देयर गॉडफादर। सदर ट्रंप जो देख रहा है ना, मेरे ख्याल में आदिल, ये जिस क्राइसिस से निकलकर अगर जो नजर आ रहा है अबनाए हुर्मुज़ के ऊपर, और ये वाली चीजें अगर उन्होंने कर ली, अभी की है कि 2 वॉरशिप्स उसने दाखिल कर दी हैं और इस चीज को सेटल कर लिया, और ईरान चला गया मॉडरेट्स के पास, तो अमेरिकन इकोनॉमी बहुत बूस्टअप कर जाएगी। और यूरोपियंस को खास तौर पर ये जो वापस निकल रहा है यूएई से, जो यूरोपियंस वापस निकल रहा है, ये थोड़े दिनों बाद इसका क्रेडिट सारा ट्रंप को जाएगा। क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है वो तो बांझ है, उसमें चले पोलैंड अभी आगे निकल रहा है, मुख्तलिफ मुल्क थोड़ा बहुत स्ट्रांग आते जा रहे हैं, लेकिन वो भाई साहब तो सारे फारे होके बैठे हुए हैं ना। तो ट्रंप रिवाइवल कर रहा है यूरोपियन यूनियन का भी, ट्रंप क्रिश्चियनिटी का भी रिवाइवल कर रहा है, जो एक उन्होंने कहा जो लेफ्टिस्ट का, तो ट्रंप आप कह रहे हैं कि रिवाइवल कर रहे हैं, लेकिन वो पॉप जो लियो है वो उनसे खफा है, उनकी पॉलिसी से, जिस नहीं होती है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो डिसीजंस जो पॉपुलर नहीं है, ठीक है, जो पॉपुलर नहीं है, ट्रंप तो धड़ल्ले से ले रहा है। और आई थिंक कि ट्रंप से बेहतर सदर अमेरिका को इस वक्त और कोई नहीं मिलेगा। आई डोंट नो कि वो ट्रंप सबसे बेहतर चॉइस है आपके मुताबिक। अभी अगला वो रोबियो को देते हैं फॉर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, या आता है ये जेडी वैंस। रिपब्लिकन
रिपब्लिकन पार्टी इस टाइम जेडी वेंस जो है वो लीड कर I रहे हैं। think ये- रूबियो ये का नाम फैज भी- साहब जो है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, वाशिंगटन लेकिन में, उनसे रूबियो जरा का नाम पूछेंगे भी ना। कुछ दिनों से चल रहा है। जी, उनसे इस पे जो तफसीलात लेंगे। अभी हमें एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब ने भी ज्वाइन किया। शाह साहब, आपने हुर्मुज़ जो है उसमें माइंस है, ये अपील ली ईरान ने और कहा कि अभी इसलिए उसको हम हर किसी के लिए ओपन नहीं कर सकते, और अब ये खबरें आ रही हैं ट्रंप कह रहे हैं कि उसको जो है सफाई का अमल ट्रंप ने जो है अमेरिकन फोर्सेस ने वहाँ पे शुरू कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। ये माइंस क्लियरेंस का जो प्रोसेस होता है वो इतना आसान नहीं होता है कि उसको प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कह दिया तो वो शुरू हो गया होगा। इट टेक्स अ ग्रेट डील। देखिए, जो माइन फेंकता है उसके लिए तो बड़ी आसानी होती है कि कोई जिस वक्त वो माइन डाल रहा होता है तो उस वक्त उसकी पोजीशन नोट कर लेता है, तो अगर उसी ने क्लियर करनी है तो उसके लिए बहुत आसानी होती है। लेकिन जो दूसरी फोर्स है जिसको नहीं पता कि माइंस कहाँ फेंकी गई हैं और वो उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। बहुत रिस्की ऑपरेशन होता है, डेंजरस होता है, कॉस्टली होता है और टाइम टेकिंग होता है। तो ये इतना आसान नहीं है कि इस वक्त लेकिन आपके मुताबिक अमेरिका के पास ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी है कि वहां से उसकी कैपेबिलिटी है। ठीक है, कैपेबिलिटी तो है। कैपेबिलिटी तो तकरीबन हर नेवी के पास ही होती है, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त जिस वक्त अपनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है अभी भी, और उस वक्त अमेरिकन नेवी वहां जाके ये माइन क्लियरेंस करना शुरू हो गई है, ये मुझे एक बड़ी अजीब सी चीज लग रही है। माइन क्लियरेंस के लिए बाकायदा शिप्स को जाना पड़ता है उस जगह पे, उसको डिटेक्ट करना पड़ता है और फिर उसको क्लियर करके डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है, विच इज अ वेरी टीडियस ऑपरेशन। और उस ऑपरेशन के दौरान फिर आप और किसी शिप को वहां उस इलाके में आने नहीं देते। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई शुरू हुआ होगा। बातचीत शायद हो रही हो, कोई ऐसा ख्याल हो, कोई ऐसा प्लान बन रहा हो, वो एक अलग चीज है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फिजिकली ये स्टार्ट हो गया। ठीक है। ट्रंप लेकिन इसका दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने कुछ देर पहले ये पोस्ट की है कि आपने हुर्मुज़ जो है वो अमेरिका उसको जो है क्लियर कर रहा है। फैज साहब, पाकिस्तान में जेडी वेंस जो है उनका आना, उसको बड़ी कह लें कि उनको खासी पजीराई भी मिली है, डिफरेंट किस्म के उनको डिफरेंट तरीके से उनको वेलकम भी किया जा रहा है, डिफरेंट मीम्स भी हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। और साथ में एक, क्योंकि उनका एक स्टांस था वॉर को लेकर के, वो इसको इस जंग के हामी नहीं समझे जा रहे थे, उनके लिए कितना अहम है पाकिस्तान का विजिट और इन मुज़ाकरात में शामिल होना, क्योंकि आगे जाकर ये देखा जा रहा है कि वो अगले जो अमरीकी सदारती उम्मीदवार भी हो सकते हैं। एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। उनका पूरा सियासी कैरियर जो है इस पर डिपेंड करता है, इन मुज़ाकरात पर। अगर वो कामयाब लौटते हैं तो पॉसिबली, जैसे मैंने कहा, मैं सदर तो उनकी सदारत की तो गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन वो रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनी ज़रूर बन सकते हैं। अब ये अलग बात है कि डेमोक्रेट्स किस तरह से इस गेम को प्ले करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा, हमारे रोकरी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और मुझे खुशी है कि बड़ा उन्होंने एक डिप्लोमेटिक अंदाज़ इस्तेमाल किया है, और ख़ास तौर से मुझे ये भी खुशी है कि कम से कम हुकूमती हलकों से वहाँ की जो एक हुकूमती सियासी जमात है उसकी तरफ से यही बातें आना चाहिए, ताकि मामला जो है कम से कम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से और पाकिस्तान के जो इस वक्त हुकूमत है उसके दरमियान अच्छे रहें। लेकिन वाक़या दरअसल यहाँ ऐसा है ही नहीं, ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी नहीं है। लोग उनको ऐसा नहीं समझते कि वो अजीम तरीन प्रेसिडेंट हैं, आज तक उनसे अच्छा कोई प्रेसिडेंट नहीं आया, बल्कि उनको, मेरा ख़्याल है इस वक्त जो राय आम्मा है उनको नाकाम तरीन प्रेसिडेंट समझा जाता है। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एक अपनी दूसरी एक रियलिटी में रहते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि वो कोई, बहरहाल बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, अच्छे स्कूलों से उन्होंने तालीम हासिल की है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जिस किस्म की शख्सियत है और जो उन्होंने अंदाज़ अपनाया हुआ है, वो सदारत के और वाइट हाउस के शान शान नहीं है। ये एक फैक्ट है। ये मैं मतलब एक तज्जिया पेश नहीं कर रहा हूँ, ख्याल नहीं, फैक्ट ये है कि वो उन्होंने ये भी ऐड करें, ये ईरान जंग के बाद ये वाली अमेरिकन की सोच में बदलाव आया है कि उससे पहले भी इसी तरह सोच रहे थे। अदरवाइज तो हम देख रहे थे टैरिफ लगा रहे थे, इकॉनमी को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे थे, ऑन द अदर साइड जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको वहाँ से भगा रहे थे, सारी चीज़ें, उसमें तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो अमेरिका को पसंद भी आ रही थी।
देखिए आदिल, इसमें यहाँ का जो निज़ाम है ना, वो उसको थोड़ा बहुत मोटी मोटी बातें समझने की ज़रूरत है। दो पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, ठीक है, ये तो, और जो इनके डाई हार्ड हैं वो तो कभी नहीं, जैसे कि हमारे पास है कि अगर आपका कोई डाई हार्ड जियाला है या कोई डाई हार्ड ये है, डाई हार्ड वो है, तो वो कभी अपना ओपिनियन चेंज नहीं करता अपनी लीडर्स के बारे में। लेकिन बीच में यहाँ अमेरिका में एक बहुत बड़ी तादाद है इंडिपेंडेंट वोटर्स की, और हर इलेक्शन का जो नतीजा होता है वो इन इंडिपेंडेंट वोटर्स पे, यानी जो आज़ाद लोग हैं, जो इधर भी जा सकते हैं और उधर भी जा सकते हैं, और वो फैसला करते हैं शख्सियत को देख के, उसका प्रोग्राम देख के, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख के, और फिर पार्टी को भी देखते हैं कि आखिर इस पार्टी ने जब ये इख्तिदार में थे तो इन्होंने क्या किया है। तो इस वक्त जो इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं वो तो शिफ्ट हो गए हैं दूसरी तरफ, नंबर वन। लेकिन ख़ुद इनके अपनी रिपब्लिकन पार्टीज़ में बहुत बड़ी एक तकसीम आपको नज़र आती है, और उस वजह से हम ये समझ सकते हैं कि आइंदा का जो, अगर ये नवंबर में, तो मेरा ख्याल है कि इट विल बी अ ब्लड बैथ फॉर द रिपब्लिकन्स, लेकिन नवंबर तक चूँकि वक्त है तो हो सकता है कुछ चीज़ें इनकी संभल जाएं। और अगर डेमोक्रेट्स, एक हमने एक और बड़ी ही ख़तरनाक, बड़ी अफसोसनाक खबर सुनी है, मोहतरमा जो कमला हारिस हैं, उन्होंने बयान दिया है कि मैं दोबारा रन कर सकती हूँ। तो वो अगर वो रन करती हैं खुदा न खास्ता, तो फिर ये समझिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी फिर एक दफ़ा फिर वाइट हाउस से गायब हो जाएगी, फिर मोस्ट लाइकली जेडी वैंस वुड बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। लेकिन इनका तो जो सियासी कैरियर की बात है, उसके बाद अगर ये हार जाते हैं तो उसके बाद तो फिर वाइस प्रेसिडेंट के बाद तो फिर इनका मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहरहाल एक अच्छे आदमी हैं, अपने जो कॉज से कमिटेड हैं, लेकिन इनके भी ख्यालात जो हैं, नज़रियात जो हैं, बहुत ही फार राइट, यानी जिसे इंतहाई क़दामत पसंद आना। अच्छा, एक बात और मैं ये कहना चाहता हूँ ट्रम्प साहब के हवाले से, कि वो आप ये कहते हैं कि अमेरिका इज़ बैक, एक्चुअली बिल्कुल उसके बरखिलाफ़ हुआ है। इन्होंने, आप देखिए कि वो लोग, हम कुछ दिनों पहले सुनते थे कि यूके, बरतानिया, अमेरिका का एक लैप डॉग है, पूडल है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते थे कि वो कभी किसी चीज़ को नहीं बोलते। आज बरतानिया का वज़ीर आज़म, जो कि बहुत पॉपुलर वज़ीर आज़म नहीं है, कोई ज़्यादा करिस्मेटिक नहीं है, वो खुलकर ट्रम्प के जो ख़यालात और उनके जो अहकामात हैं उनको खुल के कह रहा है कि हम नहीं मानेंगे। अच्छा, दूसरी बात जो हमारे रोहित साहब ने नेतन्याहू के बारे में कही, देखिए नेतन्याहू वो शख्स है जिसने तारीख़ में पहली दफ़ा वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में फरवरी 11 को 90 मिनट की प्रेजेंटेशन दी। वो जगह होती है सिचुएशन रूम, जिसे वॉर रूम भी कहा जाता है, जब ओसामा बिन लादेन का पर जब वो हमला किया जा रहा था पाकिस्तान पर, तो उस वक्त ओबामा और उसके जो टॉप एडवाइजर्स हैं वो बैठ के वहाँ इन वॉर्स को और बड़े बड़े क्राइसिस को वहाँ से देखा जाता है। नेतन्याहू, एक फॉरेन कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, बैठकर ट्रम्प, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, मार्को रूबियो और हेक्सेट और CIA का डायरेक्टर, इन लोगों को ब्रीफ कर रहा था, और उसके बाद ट्रम्प ने फैसला किया कि हाँ, मैं इसकी बात मानूंगा। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, जो इसमें रिपोर्ट हुआ है न्यूयॉर्क टाइम्स में, कि वो कहते हैं कि जो मेज़ है वहाँ की, जो जिसपे के हेड्स, जो चेयर है, वहाँ पर प्रेसिडेंट बैठा करता है। जब ये साहब जब प्रेजेंटेशन देने के बाद जब सवाल जवाब हो रहे थे, तो दोनों ने एक साथ कुर्सियां रखी और दे सेट डाउन एज इक्वल्स। ये जो सबसे बड़ा जो सानहा है, मतलब 90 मिनट्स की प्रेजेंटेशन में जो नेतन्याहू हैं वो कायल करने में डोनाल्ड ट्रंप को कामयाब हो गए कि उन्होंने आना है, और जो सारी चीजें उन्होंने बताई थी सारी उसे उल्ट हो गई, और अमेरिका को बड़ा असल तो आर्म ट्विस्टिंग जो है नेतन्याहू ने की। ट्रंप नहीं चाहता था इसमें जंग में आए, लेकिन नेतन्याहू वह शख्स है जिसने ब्लैकमेलिंग और अपनी तमाम जो उसने पता नहीं क्या क्या कौन से हरबे इस्तेमाल किए कि एक शख्स को राजी कर लिया, ट्रम्प को। और बाकी जो आपको मालूम है कि उनकी कैबिनेट में सारी खुशामद पसंद लोग हैं, खुशामदी लोग हैं, वो उनको बड़ा पसंद करते हैं ट्रम्प। उनके दाएं बाएं जितने लोग हैं सारे इसी रोहित के दिखाई देते हैं। फैसल शाह साहब के पास जी, शाह साहब, इस पूरी सूरत हाल में ट्रम्प ही दावा कर रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो सेट होने जा रहा है। वो क्या वर्ल्ड ऑर्डर हो सकता है? अमेरिका कहाँ स्टैंड करता नजर आएगा? ना यूरोप अब उससे खुश है, जिस तरह के पहले उन्होंने टैरिफ लगाए, फिर जिस तरह से नेटो के ऊपर वो एक अपनी तरफ से बमबारी ही कर रहे हैं। अरब ममालिक जो हैं वो उन्होंने देख लिया कि अमेरिका ने किस तरह उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी, जो अमेरिका जिसमें फेल हो गया। तो क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता नजर आ रहा है? जरा जल्दी से बता दें। देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर तो बिल्कुल सामने है, अमेरिका ने खुद इसको ड्रॉ किया है। आप इस जंग से पहले देख लीजिए यूरोप को कैसे उन्होंने एलिनेट किया, आपने खुद बताया है।
उसके बाद वो टैरिफ वॉर में घुस गए, वो आपको पता है। इंडिया को उन्होंने एलिनेट कर दिया, इंडिया को एक धचका लग चुका है इनके हाथों। और ये गल्फ का रीजन रह गया था जहां पे उनकी बड़ी आवभगत हुई थी, बहुत सारी डील्स हुई थी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की। यहाँ आके उन्होंने अपनी मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना, लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो उन्होंने यहाँ आके ठोक दिया है। जब जो अरब कंट्रीज हैं उनको ये समझ आ गई है कि जो हमने सिक्योरिटी आउटसोर्स की हुई थी इतने अरसे से अमेरिका को, वो एक गलती थी। जो हमने इनके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई थी, इनको जगहें दी हुई थी, इनका इक्विपमेंट हम खरीदते रहे हैं, वो एक गलती थी। इतना महंगा वेपन प्लेटफॉर्म इक्विपमेंट पड़े हुए हैं उनके पास, वो यूज नहीं कर सके उसको अपने डिफेंस के लिए। अमेरिका के लिए इजराइल का डिफेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट था, पैट्रियट मिसाइल्स वहां शिफ्ट कर दिए गए। इन लोगों से पूछा नहीं, मशवरा नहीं किया और जंग शुरू कर दी गई जिसमें सारा अताब इनके ऊपर गिरा। तो ये देखने पे ये जरूर मजबूर होंगे कि कौन क्रेडिबल पार्टनर के तौर पे उभरा है। क्या अमेरिका क्रेडिबल पार्टनर है, ये चाइना और रशिया क्रेडिबल पार्टनर हैं जो चुपके चुपके ईरान की मदद करते रहे और उसको खड़ा रखा उन्होंने, और एक सुपर पावर को यहाँ पे वो हजीमत और खिफत उठानी पड़ी ठीक है, ठीक है। शाह साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि 40 रोज़ा जंग में अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी थी वो बिल्कुल कह लें कि पाश हो गई है। जो अमेरिका जो यूनिपोलर वर्ल्ड था वो शायद यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रहेगा। ये मुज़ाकरात और आफ्टर सम टाइम जो सारी चीज़ें जो अनफोल्ड होगी। आप चारों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का आज की ट्रांसमिशन में शिरकत के हम शुक्रिया करते हैं। नाज़रीन, आज की इस तवील ट्रांसमिशन से हमें इजाज़त दीजिए, कल दोबारा मुलाकात।